गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 10th मैथ के क्लास में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है। दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। इनका क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो बच्चों, एक फार्मूला होता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात एलसीएम बराबर क्या होगा? एलसीएम बराबर होगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है? 306 है। दूसरी संख्या क्या है? 657 है। और इनका एचसीएफ देखिए 9 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है? 9। तो यहाँ 9 से जब भाग देंगे तो 306 में 9 से भाग देंगे 34 बार जाएगा। 34 में 657 का गुणा करने पे आपको मिलेगा 22,338। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होगी। 0 कब मिलता है? जब भी हम 2 में 5 का गुणा करते हैं तभी 0 मिलेगा। ध्यान रहे बच्चों, जब 2 का गुणा 5 में होता है तभी 0 मिल सकता है, अन्यथा कभी 0 नहीं मिल सकता है। 0 तभी मिलेगा जब 2 का गुणा 5 में होगा। अर्थात 2 और 5 के गुणनखंड एक साथ साथ आए। अगर केवल 2 के गुणनखंड है, अगर 5 के गुणनखंड नहीं है तो कभी 0 नहीं हो सकता। या केवल 5 के गुणनखंड है, 2 के नहीं है तो भी 0 नहीं होगा। 0 तभी होगा जब 5 और 2 के गुणनखंड हों, दोनों हों। तो यहाँ देखिए 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 3 के पावर n। भाई 2 3 क्या होता है? 6। 2 पावर 3 × n। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। अतः 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों। देखिए यहाँ a मैं इसको a मान लिया कि a हमारा क्या है? 7 × 11 × 13 + 13। यहाँ पर 13 दोनों में क्या हो जाए? कॉमन। यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। तो यहाँ क्या बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 11 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा? +1 बचेगा। अब 13 11 7 77 हो गया, a + 1। तो 13 11 77 + 1 क्या हो गया? 78। 13 गुणित क्या हो गया? 78। अब देखिए जो ये संख्या है, जो संख्या a है, अब यह संख्या a जो है 13 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी ना, और 6 से भी कटेगी, क्योंकि 13 6 78 होता है। 6 से भी कटेगी। तो अब ये संख्या ए, कोई संख्या अभाज्य संख्या तभी होगी जब वह एक और स्वयं से कटे, जब वह एक और स्वयं से कटे। अतः संख्या ए एक भाज्य संख्या है। संख्या ए क्या है? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हैं। भाई कोई संख्या भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? जब कोई संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसी कोई संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, वही तो मैं बताया हूं। कहता है संख्या ए एक भाज्य संख्या क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त, भाई एक ए और एक स्वयं, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है, अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हैं। तो भाज्य की संख्या की परिभाषा होती है, फिर सुन लीजिए, जब किसी संख्या में गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं से भी विभाज्य हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ ए क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन है b = 7 × 6 × 5 × 4 + 3 × 2 × 1 + 5। तो देखिए इन दोनों में क्या है? 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी। 5 आप कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 7 × 6 × 5 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ 5 कॉमन हो गया, क्या बचा? 1। अब इसका गुणा करें तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 का गुणा करने पे 1008 मिला। अब प्लस यहाँ क्या है? 1। तो 5 × 1009 हो गया। 5 × क्या हो गया? 1009। अब देखिए जो ये संख्या है हमारी b है, यह b 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1009 से भी कटेगा, और इन दोनों के गुणनफल अर्थात स्वयं b से भी कटेगी। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 2 से अधिक हो गए। 2 से अधिक हो गए, संख्या b क्या होगी? भाज्य होगी। तो लिख दो, अतः संख्या b भाज्य होगी क्योंकि यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाज्य है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक समय चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए ऐसा सवाल
जब भी आए तो हमेशा इनका क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। अब देखिए सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट, और रवि द्वारा कितना लगता है, 12 मिनट। तो 18 और 12 क्या ले लीजिए, एलसीएम लीजिए। क्या लेना चाहिए, हमेशा एलसीएम ही लेना चाहिए। तो 18 का गुणनखंड कर दिए 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 12 का होगा 2 दूना 4 3 12। तो एलसीएम लेने के लिए किसी एक के गुणनखंड उतार लो, या तो पूरे गुणनखंड 12 के पहले लिख लो या तो 18 की। तो चलो मैं 12 गुणनखंड सभी लिख लिया। देखिए 2 गुणित 2 गुणित 3, 12 के सभी गुणनखंड पहले लिख लिया। अब देखें तो इसमें अब 18 के गुणनखंड से इसका मिलान करिए। देखिए यहाँ क्या है, 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 तो 3 है, इसमें केवल अभी तक देखिए इतने तक केवल एक ही 3 है, तो एक 3 और उतार लिया। अब देखिए सभी गुणनखंड हो गए। अब जब सभी गुणनखंड हो गए तो इसका गुणनफल कितना हो गया, 2 दूनी 4 3 12 3 36 मिनट। तो आंसर क्या हो गया, 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः एक साथ मिलेंगे।